बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन में न्यू चैप्टर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। बेसिकली कोई न्यू चैप्टर नहीं है, ये सारी डिसीजन मेकिंग आप लोग इससे पहले करके आ गए हो। आप लोगों ने लिमिटिंग फैक्टर का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज को आप लोग जाके यूटिलाइज किया करते थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम लोगों ने लिमिटिंग रिसोर्सेज को किस तरह से जाके यूटिलाइज करना है, कौन सी प्रोडक्शन हमें पहले करनी चाहिए ये डिसाइड करना। कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें उनमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में जाके बनानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप लोगों ने मेक डिसीजन एंड बाय डिसीजन, उसके ऊपर आप लोगों ने चलना होगा कि आप कोई भी चीज खुद से बनाने जा रहे हो या आप लोग उसको मार्केट से बाय कर लोगे उसके बारे में डिसीजन। तो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग वगैरह में आप लोग पहले ही सीख चुके हो कि आप लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट को देखना है और उसको बेस बनाते हुए डिसाइड कर लेना है कि आपको ये प्रोडक्ट खुद से बनानी चाहिए या मार्केट से जाके बाय कर लेनी चाहिए। कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स आप लोगों के डिसीजंस वगैरह होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए कुछ नई नहीं है, सारी चीजें पुरानी पढ़ी हुई हैं, बल्कि आपके पुराने चैप्टर्स की एक किस्म की रिवीजन हो जानी है। तो अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं टाइप्स ऑफ डिसीजंस वगैरह के लिए, तो हमें बताया गया हमारे पास दो किस्म के डिसीजंस हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजंस हमारे पास क्या हो सकते हैं? Our decision whether the financial consequences occurs soon after the decision is taking। कि जैसे ही हम लोग डिसीजन लेते हैं उसके फौरन बाद अगर किसी किस्म के कोई कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने पड़ते हैं तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन में आ जाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन में रिजल्ट इन एन immediate increase in profit, additional net cash inflows, or an increase in annual profits and cash flows. Long term decision is one where a capital investment may be required and the benefits of the investment will be obtained over a period of several years। मतलब अगर आप लोग कोई प्लांट एंड मशीनरी को बाय करने का कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन वगैरह आएंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का डिसीजन ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस में आएंगे। प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस के तौर पर आएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स आ गई डिसीजन मेकिंग से रेलिवेंट हमारी एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन वेयर रेलिवेंट कॉस्टिंग इज यूज्ड, उसमें सबसे पहला डिसीजन हम लोग लेंगे लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। फिर हमारे पास आ जाता है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन। नेक्स्ट वन इज मेक और बाय डिसीजन। शॉर्ट शट डाउन डिसीजन कि अगर हमारे किसी ऑपरेशन पहले से चल रहे हैं तो उनमें से किसी ऑपरेशन को बंद कर देना कि हम इसके ऊपर मजीद काम नहीं कर सकते, तो वो शट डाउन डिसीजंस के तौर पर आएंगे। फिर हम लोगों ने ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कि हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही जाकर अपनी ज्वाइंट प्रोडक्ट को सेल कर देना चाहिए या इनको फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। ये कुछ डिसीजंस हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर जाकर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या होती है? मार्जिनल से वर्ड से मुराद हमारे पास होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने पर हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। मींस दैट अगर बात की जाए ना मार्जिनल रेवेन्यू की, इट मींस दैट कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करता हूं तो उसकी वजह से मेरे रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा। मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ जाएगा, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द extra cost that would be incurred by making and selling one extra unit of the product। एक एक्स्ट्रा यूनिट पर हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है सिमिलरली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा और ऑफ डायरेक्ट लेबर वर्क। मतलब अगर आपसे कहा जाए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा और, कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो लाजिम बात है आपके लिए लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होगी।
तो अगर 1 घंटा लेबर कॉस्ट ज्यादा काम करे तो उस 1 घंटे के लिए आप उसको कितना पे कर रहे हो, वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास आ गए इंक्रीमेंटल कॉस्ट एनालिसिस। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एनालिसिस में हेल्प्स कंपनीज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट अ स्पेशल ऑर्डर। दिस स्पेशल ऑर्डर इज टिपिकली लोअर देन इट्स normal selling price. Incremental analysis also assists with allocating limited resources to several products line to ensure a scarce asset is used to maximum benefits. अब ये आप लोगों को एक एग्जांपल दी गई, बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट सी एग्जांपल है। आप लोगों ने सिर्फ एक मर्तबा इसको रेड कर लेना है। अब जो फर्स्ट हमारे पास डिसीजन आता है ना, वो हमारे पास मौजूद है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। ये लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन हम लोग पहले बहुत मर्तबा कर चुके हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोगों ने ना अपने क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्वेश्चन में बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर है क्या। वो कभी आपके पास लेबर आवर्स बन जाएंगे, कभी आपके पास मशीन आवर्स होंगे, कभी आप लोगों के पास नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर। तो सबसे पहला काम होता है अपने क्वेश्चन में उस लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर इज एनी फैक्टर विच इज इन scarce supply and which stops the entity to produce more units. In other words, limiting factor limits the organization's activities. Most commonly example of limiting factors are materials. When there may be insufficient material availability to produce units in order to meet market demands. ये limiting factor हमारे पास लेबर के तौर पर हो सकता है। Might be limiting factor when insufficient labor available for specific skill, and every manufacturing plant has its own capacity and it cannot be enhanced in short term. Sometimes machine or at full capacity produced insufficient units, not able to meet the market demand. तो हमारे पास क्वेश्चन में कभी मटेरियल, कभी लेबर, कभी हमारे पास मशीन और लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर आएंगे। तो आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग हमने किस तरह से करनी है, हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है व्हेन देयर इज अ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। अब उसके लिए आपने क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर। मतलब अपनी डिमांड्स के मुताबिक आप लोगों ने देखना है, अगर इतनी डिमांड्स हों तो फिर आप लोगों के पास कितने रिसोर्सेज होने चाहिए। मतलब अगर मटेरियल की बात हो तो आपको बता देगा कि प्रोडक्ट ए के ऊपर कितना मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट बी पे क्या मटेरियल की क्वांटिटी लगेगी। तो आप लोग देखें कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है और आपके पास मटेरियल की वैल्यू कितनी है, उसको आप कंपैरिजन करोगे तो लिमिटिंग फैक्टर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे दी कि आप लोगों के पास दो मशीन्स हैं, मशीन टाइप ए, मशीन टाइप बी, जो इनके पास अवेलेबल ऑर्स हैं। अब आपके पास जो मशीन की टाइप्स के अवेलेबल ऑर्स हैं ना, ये हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर में मौजूद हैं कि मशीन टाइप 1 3000 और से ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। इसी तरह से मशीन टाइप 2 4200 और से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स को मशीन 1 में 10 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट के बनने में। अगर एक यूनिट के बनने में 10 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में 6 यूनिट्स बनते हैं। तो उसने पर आवर के हिसाब से भी हमें बता दिया। फिर हमारे पास आया मशीन टाइप 2 5 मिनट्स पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स को लगेंगे। मींस दैट 1 घंटे में 12 यूनिट ये बना सकते हैं। इसी तरह वाई के लिए भी सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया। सेल्स डिमांड हमें बताई गई। प्रोडक्ट एक्स की सेल्स डिमांड है 12,000 यूनिट्स, जबकि प्रोडक्ट वाई की सेल्स डिमांड हमारे पास मौजूद है 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब आप देखें 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए मशीन टाइप 1 का कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर हम लोगों ने इस डिमांड को पूरा करना है, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, हमने इस डिमांड को पूरा करना है, और हमें बताया गया कि मशीन टाइप 1 में 10 मिनट्स पर यूनिट
तो हमें कितने और रिक्वायर्ड होंगे यहां पर जी। कैसे हम लोग देखेंगे, अब जैसे इन्होंने कहा 6 यूनिट पर और, तो हम लोग इसको जाकर 12,000 को डिवाइडेड बाय 6 कर लें, तो कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे हमारे पास? 2,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं ऑफ मशीन टाइप 1 के प्रोडक्ट एक्स को। अच्छा, प्रोडक्ट वाई को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए? तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो टोटल 1500। तो टोटल टाइम आपको कितना चाहिए मशीन 1 का? इस डिमांड को पूरा करने के लिए मशीन 1 का टोटल टाइम कितना चाहिए आप लोगों को? 3500। इसी तरह से आपने मशीन टाइप 2 को देखना है। हाँ जी, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना टाइम चाहिए? 1000 आवर्स। यहां पर 15,000 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 5, 3000। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई? टाइप 2 का कितना टाइम हमें चाहिए? अब अगर आप लोग देखें कि आपके पास 4200 आवर्स अवेलेबल हैं मशीन टाइप 2 के, जबकि आपको कितने चाहिए? क्या ये स्कार्स रिसोर्सेज है, लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं, ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं। अब अगर मशीन टाइप 1 को देखें, उसके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, जबकि हम लोगों को कितने चाहिए? तो मतलब मैं ये टोटल प्रोडक्शन नहीं कर सकता। मशीन टाइप 1 मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर आ रहा है। अब मैं उसके और को इंक्रीज नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी। मैं जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि एक्स के 12,000 यूनिट्स, वाई के 15,000 यूनिट, शायद ये पूरे नहीं बना के दे सकता। अब मैंने ये देखना है कि मैं एक्स के 12,000 पूरे बना के दे दूं और बाकी के वाई के बना के दूं, या वाई कंप्लीट बना कर दूं और एक्स को शॉर्ट करूं, या दोनों में से कुछ शॉर्ट करूं। ये हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पर, जो कि हमारे पास मौजूद होता है कि आपने कंट्रीब्यूशंस फाइंड करनी है हर प्रोडक्ट की पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, जो लिमिटिंग फैक्टर होना, कंट्रीब्यूशन अगर यूनिट के हिसाब से आ रही है तो पर यूनिट, और के हिसाब से आ रही है तो लो आपने कंट्रीब्यूशन पर और के हिसाब से जाना है, उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन। जो लिमिटिंग, अब मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है इन नंबर ऑफ ऑर्स, तो मैं नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड करूंगा, मैं नंबर ऑफ ऑर्स के हिसाब से जाके कंट्रीब्यूशन फाइंड करूंगा। अगला स्टेप, लिमिटिंग फैक्टर जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें, अगला स्टेप होगा कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो आप उसकी कंट्रीब्यूशन देखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अब ये बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट, कैसे? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। फिर आप लोगों ने जाकर कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, मतलब पर यूनिट नहीं, पहले पर यूनिट कैलकुलेट करो, उसमें से फिर लिमिटिंग फैक्टर देखो कि वो पर यूनिट है, पर किलोग्राम है, पर आवर्स है। जैसा लिमिटिंग फैक्टर हो आपने कंट्रीब्यूशन उसी हिसाब से कैलकुलेट करनी है। लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोडक्ट, जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप लोग जाएंगे, आप उसको रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, कि जिस प्रोडक्ट से आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगी आप वो सबसे ज्यादा बनाएंगे और सबसे पहले बनाएंगे। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को नंबर 1 रैंक करना है, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। तो सबसे पहले वो वाली आपने जाके प्रोडक्ट बनानी है जहां पर आपको कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मिल रही हो। ऑलराइट, ऑलराइट। और बाद में जाकर आपने ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसने यहां पर हमें बता दिया, कहते प्रोडक्ट ए हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ 50 पर यूनिट, प्रोडक्ट बी हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹60 पर यूनिट। अब यहां पर अगर देखो ना मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो मुझे प्रोडक्ट बी सबसे पहले बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा डिटेल में जाकर देखा तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए, जबकि प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 5 आवर्स हमें रिक्वायर्ड है।
अब हम लोग अगर पर और के हिसाब से कंट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहें तो 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5। प्रोडक्ट ए की जो कंट्रीब्यूशन आ रही है पर मशीन और वो 12.5 है, जबकि प्रोडक्ट बी के लिए देखें 60। लेकिन ये 60 कंट्रीब्यूशन कितने घंटों के बाद मिलेगी, तब पर और कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 12। अब अगर आप लोग गौर करें तो मैं फर्स्ट रैंक किसको जाके करूंगा, क्योंकि पर लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन ज्यादा। गॉट इट। तो आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बेस बना के डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को बेस बनाकर आप लोगों ने जाकर डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 मौजूद है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में कहते हैं MS लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स M and S। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर एज अंडर। मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट के हवाले से देखो क्या कह रहे हैं, ₹50। तो यहां से हमें पता चल सकता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में टाइम कितना लग रहा है। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ना बताया जाए, लेकिन अब यहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें जरूरत हुई तो। फिर मेरे पास आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो पर प्रोडक्ट मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन रही है, देखिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर अगली इंफॉर्मेशन क्या है, कहते हैं द सेल्स प्राइस पर यूनिट इज रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग सितंबर। अच्छा, अब जब सेलिंग प्राइस का पता चल गया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1400 में से 800 गया, इसी तरह से 1100 में से 700 गए। अब इसको बेस बनाकर कभी भी रैंकिंग नहीं करनी। अब हमने लिमिटिंग फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए क्या कहता है हमें, कहते हैं ड्यूरिंग सितंबर द अवेलेबल डायरेक्ट लेबर इज लिमिटेड टू 60,000 आवर्स and material of rupees 2.5 million. Sales demand in September is expected to be as follows. Product M के लिए 3,000 units and product S 5,000 units annual demand. Optimal product mix under limiting factor theory is calculated as under. अब हम लोगों ने क्या देखना है, देखिए भाई अब दो चीजें उसने मुझे बताई। कौन कौन सी, डायरेक्ट लेबर, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकते। दूसरा मटेरियल, 2.5 मिलियन से ज्यादा का मटेरियल नहीं यूज कर सकते। अब हमने दोनों को चेक करना है। अब सबसे पहले सपोज अगर मैं मटेरियल को देखूं तो मटेरियल के लिए मुझे क्या कहा गया था कि एक यूनिट बनाने पे कितने का मटेरियल लगेगा, 100, और एस के लिए 300। तो मैंने मटेरियल को चेक किया, 3000 यूनिट बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर देखें तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 300,000। और यहां पर देखें 1500,000। तो मेरे पास टोटल मटेरियल कितनी वैल्यू का लग जाएगा, 1800,000 का। मुझे इन दोनों प्रोडक्ट्स की एनुअल डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी अमाउंट का मटेरियल चाहिए, 1.8 मिलियन का, जबकि मेरे पास मौजूद कितना है। तो क्या ये लिमिटिंग फैक्टर है, नहीं, मटेरियल हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह आप लोगों ने जाके चेक करना है लेबर को। अब लेबर के लिए देखें कि क्या हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है। यहां पर ना आप लेबर को अगर देखें ना तो रुपीज में कोई बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ आवर्स में बात कर रहा है। तो अब ये देखो कि एम का एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, 600 रुपीज, और हम लोग पे कर रहे हैं 50। तो डिवाइडेड बाय 50, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया 12। और इसी तरह 300 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 12 और रिक्वायर्ड हैं एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एम बनाने के लिए, और 6 और रिक्वायर्ड हैं एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एस बनाने के लिए।
अब अगर एनुअल प्रोडक्शन की बात करें, अब आपने इधर आकर इसको चेक करना है। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 36,000, देन मल्टीप्लाइड बाय 6 30,000। तो मुझे टोटल कितने और रिक्वायर्ड होंगे, जबकि मेरे पास हैं कितने, लिमिटिंग फैक्टर आ गया। लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्ट लेबर है मेरे पास। अब जो मैंने कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है ना, वो पर लेबर और जाके फाइंड करनी है, पर यूनिट नहीं। अब वो पर लेबर और कैसे आएगी, अब यहां पर देखिए कितने लेबर और रिक्वायर्ड हैं, यहां पर कितने, तो इसकी कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो पर और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, और इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये पर और मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 0.67। अब फर्स्ट रैंक, अब जैसे ही आप लोग कंट्रीब्यूशन पर लेबर और कैलकुलेट कर लेते हो, फिर आपका अगला स्टेप होता है इनको रैंक करना। जी टेबल आप ऐसे ही बनाया करो, सबसे पहले ऊपर सेलिंग प्राइस लिख लिया करो, उसके बाद अपनी तमाम वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, फिर लिमिटिंग फैक्टर लिखा करो अपना। जैसे मेरा लिमिटिंग फैक्टर अब डायरेक्ट लेबर और, तो आप लेबर और 12 एंड 6 लिख लो। फिर आप लोगों ने रैंक पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना, जैसे मैंने क्या 50 एंड 66.7। अब आप लोगों ने रैंक्स कर देने हैं, यहां पर ये फर्स्ट रैंक और ये अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, हम लोग जाकर इसको रैंक्स करते हैं। अब देखो पर यूनिट के हिसाब से चलता ना, तो फिर तो 600 पे पहला रैंक होता, लेकिन इस तरह नहीं करना हम लोग। अब पहला रैंक हमने किसको किया, प्रोडक्ट एस, प्रोडक्ट एस कंप्लीट बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए एक और टेबल बना लिया करें, अपने पास लिख लिया करें डायरेक्ट लेबर और अवेलेबल इज इक्वल टू कितना था, 60,000, 60,000। अच्छा उसके बाद पहला रैंक आपने किसको किया, प्रोडक्ट एस, तो यहां पर लिखो प्रोडक्ट एस, प्रो एस, प्रोडक्ट एस। इसको बनाने के लिए कितनी इसकी डिमांड थी, 5,000, तो आपने लिखना है 5,000। एक यूनिट बनाने के लिए कितने और लगेंगे, तो 5,000 बनाने के लिए कितने, अच्छा रिमेनिंग यहां पर आ जाएंगे, रिमेनिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स, और वो कितने हैं रिमेनिंग हमारे पास, 30,000। अच्छा अब जब आप लोग जाएंगे तो प्रोडक्ट एम के 3,000 आवर्स नहीं बना, 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बना सकते। अब कितने बना सकते हो, क्योंकि इनको बनाने के लिए ना 3,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 36,000 आवर्स रिक्वायर्ड है, जबकि आपके पास कितने हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 30,000 जितने और अवेलेबल हैं आप आपके पास, डिवाइडेड बाय एम को बनाने के लिए कितने और चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हो आप, क्या 2,500। तो यहां पर ये 30,000 सारे का सारा यूटिलाइज हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर खत्म हो गया। तो प्रोडक्ट मिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, आप उसे बताओगे कि प्रोडक्ट एस के 5,000 एंड प्रोडक्ट एम के 2,500 नंबर ऑफ यूनिट, ये डिसीजन मेकिंग। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, कोई डाउट, बाकी इसका ये सॉल्यूशन आप लोग को देख लीजिएगा। ये देखें ये आ गए, इस तरह से आप कर सकते हो वर्किंग, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आ गई एग्जांपल नंबर 4, सेम ऐसी ही एग्जांपल है, सिर्फ फर्क क्या है, इससे पहले 2 प्रोडक्ट्स थी, अब उन्होंने 4 प्रोडक्ट्स करके दे दी। एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ो जरा,
ये डाटा गिवन है इधर पर जी। क्या चीज गिवन है? कंपनी मेक्स फोर प्रोडक्ट ABCD यूजिंग द सेम डिफरेंट सेम डायरेक्ट लेबर वर्क फोर्स ऑन ऑल द प्रोडक्ट। कंपनी हैज नो इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट रुपीज to meet the sales demand in full would require 12,000 hours of direct labor time. Only 6,000 direct labor hours are available during the year. तो अब फर्स्ट स्टेप का यहीं से पता चल गया कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर मौजूद है और 6,000 का लिमिटिंग फैक्टर मौजूद है। अब हमने क्या करना है? कहता है बजटेड डाटा फॉर द कंपनीज एज फॉलोज। सेल्स बता दी, साथ में कुछ वेरिएबल्स कॉस्ट वगैरह बता दिया, प्रॉफिट्स वगैरह आप लोगों को बता दिए। जल्दी से बताएं प्रोडक्ट मिक्स मैं ABCD के कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊं। अब लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब आपका पहला काम क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करो। तमाम ABCD के लिए आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लेनी है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी आपके पास? प्रोडक्ट ABCD। देखें, इसके लिए आप लोग सबसे पहले सेल्स लिखा करें। सेल्स के लिए उसने सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे बता दी और वो आपके पास आ रही है 15.5, 29, 11.5 एंड 27। अच्छा, इसके बाद यहां से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखें, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी मौजूद है। हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, हम लोगों ने सिर्फ ये तीन कॉस्ट लेनी है। ओके, तो इनका सम हमारे पास क्या बन रहा है? ये आ जाएगी 11, नेक्स्ट वन इज 22, नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज 18। अच्छा, ये इसमें से आपने लेस कर देनी है तो आपके पास आ रही है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आ जाएगी 4.5, 7, 2.5, 9। अब आ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। अब आपने लिखना है क्योंकि ये पर यूनिट है। लिमिटिंग फैक्टर आपके पास बन रहा है डायरेक्ट लेबर ऑर्स, और लेबर को आप पे कर रहे हो एट द रेट ऑफ 12। तो यहां पर आप लिखोगे लेबर ऑर्स, और ये कैसे आएंगे? 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.5। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए आपको 0.5 और रिक्वायर्ड है। व्हाट इट नेक्स्ट वन इज आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1। 3 डिवाइडेड बाय 12 तो 5, मतलब 15 मिनट में ये प्रोडक्ट बन जाती है। यहां पर आधे घंटे में एक प्रोडक्ट बन जाती है। फिर 9 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 45 मिनट्स में ये एक प्रोडक्ट बन जाती है। ऑलराइट, एक प्रोडक्ट बनने पर कितना टाइम लगेगा? आपने वो आपका लिमिटिंग फैक्टर आ गया। अब आप कंट्रीब्यूशन देखोगे पर लिमिटिंग फैक्टर अभी कैसे आएगी? 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड 9 डिवाइडेड बाय 0.75। ये आएंगे आपके पास। अब आपने करना है रैंक्स। ऑलराइट, अब रैंक्स में पहला रैंक प्रोडक्ट डी, दूसरा सी, तीसरा ए और चौथा ये रैंक्स हो गए। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के लिए अगर आप लोग देखें तो आपको डायरेक्ट लेबर कितने मौजूद हैं? यहां से आएंगे हम लोग प्रोडक्ट डी पर। प्रोडक्ट डी की डिमांड कितनी है यहां से पता चलेगा। 4,000। 4,000 बनाने के लिए एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम लग रहा है? तो 4,000 को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3,000। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 3,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं।
और ये ऑर्स आ गए, यहां पर आ गए यूनिट्स। तो इसके कितने यूनिट्स आप बना पाएंगे? 4000। एनुअल डिमांड को पूरा करेंगे आप। बाकी और रह गए 3000। फिर आप आएंगे सी प्रोडक्ट पर। सी के लिए देखें एनुअल डिमांड कितनी है, और अच्छा टाइम कितना लगता है एक यूनिट बनाने पे, और आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है 8000 के लिए? 2000। जबकि आपके पास कितने मौजूद हैं, तो कंप्लीट बन जाएंगे 2000 और 8000 की डिमांड पूरी कर लेंगे आप। बाकी कितने आपके पास और रह गए? अब थर्ड नंबर पे कैटेगरी है प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है की एनुअल डिमांड कितनी है? 4000। अब बात सुनिएगा, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है तो जबकि है कितना, तो आप लोग नहीं पूरा कर सकते। अब आप ये देखो कि 1000 आवर्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट बन सकते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट बन सकते हैं? 2000 नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे, और ये 1000 आवर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट मिक्स है। आपको प्रोडक्ट बी नहीं बनानी चाहिए। ऑलराइट, लिमिटिंग फैक्ट, इवन कि आप प्रोडक्ट ए की भी एनुअल डिमांड को पूरा ना करो, सिर्फ उसके 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाकर हो जाएगा क्वेश्चन। चले अब जी, लिमिटिंग पहले तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन में ही पता चल गया कि मुझे इन टोटल 12000 और चाहिए इन एनुअल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन मेरे पास है 6000, तो यहीं से पता चल गया है लिमिटिंग फैक्टर है। अब हमने कंट्रीब्यूशन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। अब मेरे पास जो लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है वो है लेबर आवर्स। अब मैंने देखना है कि एक यूनिट बनाने पर कितनी लेबर लगती है। अब वो डायरेक्टली नहीं बताई गई थी, यहां से मुझे पता चला कि मैं 12 रुपए पे करता हूँ 1 घंटे के लिए। तो अगर मैंने इसको 6 रुपए पे किए तो कितने देर इसने काम किया होगा? आधा घंटा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 का टाइम लगता है इसको प्रोडक्ट ए को कंप्लीट होने में। फिर जैसे 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1। फिर 3 डिवाइडेड बाय 12 0.25 एंड 9 डिवाइडेड बाय 12 0.7। ये टाइम रिक्वायर्ड। अब मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर था इन ऑर्स, तो मैंने अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर डायरेक्ट लेबर और कैलकुलेट करनी है। उसके लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया करें। तो जैसे 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5 9 की कंट्रीब्यूशन, 7 डिवाइडेड बाय 1 7 की कंट्रीब्यूशन, 2.5 डिवाइडेड बाय 0.25 10 की कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ जाएगी। फिर इन कंट्रीब्यूशंस को बेस बनाकर हम लोगों ने रैंकिंग करनी होगी। ऑलराइट, ऑलराइट, चले अब आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करके नहीं। शाबाश, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करें। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या था? लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। तो उसने आपको बता दिया कि हमारे पास जो लेबर है ना, वो 78,000 रुपीज की लेबर मौजूद है हमारे पास। सॉरी, लेबर नहीं, मटेरियल 78,000 रुपीज का मौजूद है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये लिमिटिंग फैक्टर है क्या। तो क्या क्वेश्चन में बताया उसने, ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमने क्या करना है, बात सुनिएगा। हम देखेंगे अपनी डिमांड मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आप देखें कि आपको कितनी कॉस्ट का मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6000 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 3000 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो आप लोग देखें तो आपको टोटल मटेरियल, अगर ये एनुअल डिमांड सारी फुलफिल करनी हो तो कितने का मटेरियल चाहिए आप लोगों को? 102,000 का।
तो इट मींस दैट, और मेरे पास मौजूद कितना है मटेरियल, 78,000, मतलब मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, फिर बात आ जाती है कि आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करने के लिए आप लोग देखेंगे भाई आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से देखें 11, ये 11.5, ये 11.75, और ये 12 ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस। तो कंट्रीब्यूशन आपके पास क्या आएगी, अब आपने हर किसी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन डब्ल्यू की कंट्रीब्यूशन कितनी बनेगी, ये देखें। अब क्या करना है हम लोगों ने, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते जाना है। तो ये आ जाएगी 40, हाँ जी, 20, 48, 42। ये कंट्रीब्यूशन, जहां तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब बात सुनना। अब इसको डिवाइड, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब इससे पहले लिमिटिंग फैक्टर होता था लेबर, और लेबर के लिए रुपीस नहीं करते थे हम लोग, लेबर के लिए करते थे हम टाइम, लेबर और। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कॉस्ट गिवन होती थी, इस कॉस्ट से नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर लेते थे। ऑलराइट, लेकिन अब जो मटेरियल है मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर, वो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ, तो मेरे पास यहां पर भी तो इन टर्म्स ऑफ रुपीस ही मौजूद है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के साथ। आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगी कि अगर 1 रुपया मटेरियल के ऊपर लगाता हूं तो उससे मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी मिलेगी। अगर देखो भाई, मैं 5 रुपए मटेरियल पे लगा रहा हूं ना, तो मुझे 40 रुपए की कंट्रीब्यूशन मिल रही है। तो अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो 40/5, कि अगर मैं 1 रुपए का मटेरियल प्रोडक्ट डब्ल्यू के ऊपर लगाऊंगा तो 8 रुपीज की मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जानी है। बात समझ आई। अगर यही काम हम इधर देखें, एक्स के ऊपर 4 रुपए का मटेरियल लगाता हूं ना, तो 20 की कंट्रीब्यूशन है। तो अगर 1 रुपए का लगाऊं तो फिर 20/4, 5, 48/8, 42/6। अब ये आ गई कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, पर मटेरियल कॉस्ट। ऑलराइट, अब इसकी रैंकिंग कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अच्छा, अब फर्स्ट के लिए डब्ल्यू कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों ने 4,000 × 5, टोटल आप लोगों के पास 78,000 का मटेरियल मौजूद। उसमें से डब्ल्यू पर कितना मटेरियल लग जाएगा, 20,000। 20,000 का मटेरियल लगा के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे, बाकी आपके पास मटेरियल कितना बच गया, 58,000। फिर आप लोग जाओगे जी के पास, 3,000 × 6, 18,000। 18,000 का मटेरियल लगाकर आप लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लोगे इसके, 3,000। बाकी मटेरियल कितना बच जाएगा। इसके बाद आप कौन सी प्रोडक्ट बनाओगे, वाई। वाई 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए 6 × 8, 48, जबकि आपके पास कितना है, तो आप लोग नहीं बना सकते। अब आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, 40/8 इज इक्वल टू 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। 5,000 नंबर ऑफ यूनिट बनाने के लिए कितना का मटेरियल चाहिए, और ये मटेरियल खत्म, और आंसर बनेगा W के 4,000, Z के 3,000 एंड Y के 5,000 नंबर ऑफ यूनिट, और मैं X का कोई भी यूनिट नहीं बनाऊंगा। ये इसका सोल्यूशन था। क्लियर। चले, अब आप लोग आए और एग्जाम्पल नंबर 6, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, सेम ऐसी ही है। इसी तरह से आप लोगों ने लिमिटिंग फैक्टर को देखना है इधर। और एग्जाम्पल नंबर 7,
ये आप लोगों की होम असाइनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग हम लोग सीखेंगे, जो कि है मेक और बाय डिसीजन। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटिंग फैक्टर्स को जाकर अच्छे तरीके से देखा, और लिमिटिंग फैक्टर्स के जो पुराने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हुए थे, एक मरतबा उनको भी जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।